हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखें कि जैसे आज हम बात करेंगे कि किसी कुंडली में जब किसी ग्रह की दशा चलती है तो वो ग्रह किस भाव से संबंधित फल दे सकता है। सबसे पहले तो वो जिस भाव में बैठता है उससे संबंधित फल देता है। दूसरा, वो जिसका स्वामी होता है उससे संबंधित भी फल देता है। लेकिन कब ये फल देता है इस पे हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले जो मैंने पहले और भी महादशा संबंधित वीडियो बनाए हैं, आप उनको जरूर देख लें, जैसे सहधर्मी संबंधी, अंतर्दशाओं का फल, तारा मिलन। तब आप इसको देखें क्योंकि ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का टॉपिक है। इसको आपको अभी ध्यान से समझना होगा, तभी ये विषय आपको समझ में आएगा। तो इसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा, आप उसको टच करके जरूर देख लें। अब देखें कि अपने विषय पर आते हैं। देखिए कि इसको इस्तेमाल करने से पहले कुछ बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। जैसे ज्योतिष के कुछ नियम होते हैं उसको आपको ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए कि किसी का शनि जैसे सप्तम भाव में है, तो वो क्या होगा कि अपनी दशा में हो सकता है कि शादी संबंधित कुछ फल दे। अब कुछ फल या तो कोई हो सकता है कि शादी वो टुड़वा दे या वैराग्य दे दे या शादी में डिले दे दे या कुछ अन्य प्रकार के फल हो सकते हैं। जैसा ही उस कुंडली में शनि कारक बनेगा या अकारक बनेगा, उसी तरीके से यदि मान लीजिए कि किसी का शनि दसम भाव में तुला राशि का बैठा है, तो यानी कि वो शनि एक तरीके से उच्च का हुआ, तो अपनी दशा में वो कार्य क्षेत्र संबंधित अच्छे फल दे सकता है। तो यही आज हम बात करेंगे कि कब वो अच्छे फल देता है। देखें कि इसको सबसे पहले अब यहाँ से आप ध्यान से समझिए कि क्या कहने का अर्थ क्या था। कि सबसे पहले ये जांच ले कि ग्रह जो भी जिस भाव में बैठा है वो उस भाव के फल को बढ़ा रहा है कि नहीं। यह जांचने का बहुत आसान सा तरीका है कि वो ग्रह यदि उस कुंडली में कारक होगा, अपनी मित्र राशि उच्च राशि में बैठा होगा, शुभ ग्रहों से दृष्ट होगा, 6, 8, 12 भाव के स्वामियों से नहीं दृष्ट है, तो वो उस भाव संबंधित फल को बेहतर करेगा। तो अब देखें कि मान लीजिए कि किसी का जैसे कि तुला लग्न लेते हैं। ठीक है, तुला लग्न में शुक्र मान लीजिए किसी का तीसरे भाव में बैठा है। तो तीसरे भाव में जैसे कि शुक्र यदि बैठेगा और मान लीजिए कि वो मूल नक्षत्र में बैठा है, यानी कि करीब वही 2-3 डिग्री के करीब शुक्र बैठा है, तो ऐसे में क्या हो सकता है कि अब इसको आप नोट कर लें कि जो जैसे कि मूल नक्षत्र मैंने बताया, उस नक्षत्र को जो भी ग्रह जिस भी ग्रह की दशा चल रही है उसके नक्षत्र को सबसे पहले देख लें। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए हमने लिया कि किसी की तुला लग्न की कुंडली है, इसमें शुक्र मूल नक्षत्र का बैठा है तीसरे भाव में। तो मूल नक्षत्र का स्वामी हो गया केतु, और एक जो ग्रह है वो है शुक्र, और जो तुला लग्न में तीसरे भाव में धनु राशि आएगी उसका स्वामी हो गया गुरु। तो जब भी कभी जातक को तीसरे भाव संबंधित या भाई बहनों संबंधित या कुछ लेखन संबंधित फल चाहिए होंगे, या मीडिया कम्युनिकेशन इससे संबंधित कुछ काम करना होगा, या इससे संबंधित जो भी तीसरे भाव के फल होते हैं वो यदि ज्ञात करना है कि जातक को कब मिल सकते हैं, तो एक प्रबल संभावना बनेगी कि वो केतु में शुक्र और उसमें गुरु के अंतर में मिल सकता है, या फिर शुक्र में केतु और उसके गुरु के अंतर प्रत्यंतर में मिल सकता है, या फिर गुरु में शुक्र और केतु के प्रत्यंतर में मिल सकता है। क्योंकि ये तीन चीज आप ध्यान में रखिए। क्योंकि ये कैसे हुआ, जैसे दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का वृश्चिक लगन है, वृश्चिक लगन में उसका चंद्रमा मान लीजिए कि 5वें भाव में बैठा है उत्तर भाद्रपद नक्षत्र का, तो ये क्या हो जाएगा कि वो मीन राशि का चंद्रमा होगा। तो मीन राशि का यदि चंद्रमा होगा तो आप सबसे पहले चंद्रमा को नोट कर लीजिए। उसके बाद आप उत्तर भाद्रपद नक्षत्र का स्वामी शनि होता है, आपने शनि को नोट कर लिया। और जो मीन राशि का स्वामी होता है गुरु, यानी कि हमारे पास 3 ग्रह हो गए, गुरु, शनि और चंद्रमा। एक नक्षत्र स्वामी, एक राशि स्वामी और एक ग्रह जो उस भाव में बैठा है। तो यदि किसी जातक के बारे में प्रेडिक्शन करनी है, क्योंकि 5वां भाव संतान संबंधित, विद्या अध्ययन संबंधित होता है, तो ये जो 3 ग्रह मिले, गुरु में शनि में चंद्रमा, या चंद्रमा में गुरु में शनि, या शनि में चंद्रमा में गुरु, इस तरीके का जो कॉम्बिनेशन होगा यदि जातक की दशा चल रही है, तो उस समय उस भाव से संबंधित घटना घट सकती है। अभी हम इसको उदाहरण से भी समझेंगे, लेकिन पहले मोटा माटी इसको समझ ले कि जैसे चंद्रमा यदि 5वें भाव में बैठा है तो चंद्रमा का आप नक्षत्र स्वामी देखिए, वो होता है शनि। तो यानी कि चंद्रमा में शनि और गुरु का जब प्रत्यंतर आएगा, या गुरु में चंद्रमा में शनि आएगा, या गुरु में शनि में चंद्रमा आएगा, तो जो 3 ग्रहों का कॉम्बिनेशन बना
उस संबंधित दशा में जो भी जातक की दशा चल रही है, अब उम्र भी जरूर देख लें। जैसे मान लीजिए कि शनि की दशा पहले चल रही है, जातक अभी छोटा है, तो आप संतान संबंधित प्रिडिक्शन नहीं देंगे, बल्कि उसको विद्या अध्ययन संबंधित प्रिडिक्शन देंगे, क्योंकि चंद्रमा उस कुंडली में वृश्चिक लगन की कुंडली में नवम भाव का स्वामी बनता है। तो जाहिर सी बात है कि चंद्रमा कोई नवम भाव को बिगाड़ नहीं रहा है, वो उससे संबंधित अच्छा ही फल देगा। तो आप ये कह सकते हैं कि जब भी ये कॉम्बिनेशन आएगा तो इससे संबंधित उस समय जातक को अच्छे फल की प्राप्ति होगी। इस तरीके से आप फलादेश कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि किसी का, यही वृश्चिक लग्न का ही उदाहरण ले लेते हैं, उसमें मान लीजिए कि किसी का बुध, क्योंकि वृश्चिक लग्न में बुध अकारक ग्रह बनता है, वो मान लीजिए कि किसी का छठे भाव में बैठा है अश्विनी नक्षत्र में। तो इसका क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अश्विनी नक्षत्र का स्वामी होगा केतु, और वृश्चिक लगन में छठे भाव का जो स्वामी बनता है वो बनता है मेरे ख्याल से मंगल बनेगा। ठीक है, केतु मंगल और बुध चूंकि छठे भाव में बैठा है, लेकिन बुध कारक ग्रह कुंडली का नहीं है। तो आप इस तरीके से कह सकते हैं कि बुध कुछ छठे भाव संबंधित व्यक्ति को उस समय इस कॉम्बिनेशन में केतु बुध मंगल या मंगल बुध केतु या केतु मंगल बुध, इसके कॉम्बिनेशन में व्यक्ति की कुछ तबीयत खराब हो सकती है, कुछ अष्टम संबंधित बुरे फल मिल सकते हैं, समाज में कुछ कलंकित हो सकता है व्यक्ति। तो इस प्रकार आपको फलादेश करना है कि ग्रह को सबसे पहले देख लेना है कि वो उस भाव पर क्या प्रभाव डाल रहा है। अब देखें कि इसको एक उदाहरण से समझते हैं कि कैसे वो फल देता है। इसके बाद हम इस पे भी बात करेंगे कि वो ग्रह यदि मतलब भाव में कोई ग्रह नहीं है तब उसका फल कैसे होता है, उसके स्वामी का, जैसे कि किसी ग्रह की दशा चल रही हो तो वो जिन भावों का स्वामी होता है उससे संबंधित का फल देता है। लेकिन इसको फिलहाल अभी उदाहरण से समझते हैं। देखें कि जैसे यह जो कुंडली है, इसका जन्म समय है 2 मई 1991 शाम के 7:15, इचाल करंजी महाराष्ट्र की कुंडली है। अब देखें कि इस कुंडली में जैसे कि सूर्य सप्तम भाव में बैठा है। ठीक है, तो नियम के हिसाब से हमें क्या करना है कि सूर्य का नक्षत्र नोट कर लेना है, लेकिन उससे पहले ये देखना है कि सूर्य क्या फल दे सकता है। जैसे इस कुंडली में सूर्य उच्च का बैठा है और ये लाभ भाव का स्वामी है, और चूंकि ये उच्च का बैठा है तो उस भाव संबंधित अच्छे फल देने की ओर प्रोमिनेंट कर रहा है कि ये सूर्य विवाह दे सकता है। और जातक की उम्र भी है इस समय जैसे कि 30 वर्ष के करीब जातक होगा। जब ये सूर्य की दशा चल रही थी तो जातक वही 2019 में सूर्य की दशा चली। तो देखिए कि इस समय सूर्य का नक्षत्र कौन सा है इनका, तो इनका सूर्य का नक्षत्र था भरणी। भरणी का स्वामी होता है शुक्र। तो हमें क्या करना है, हमने शुक्र को ले लिया, सूर्य को ले लिया, और उसके बाद हमने मेष राशि यानी कि वो राशि मंगल की होती है तो मंगल को ले लिया। यानी कि विवाह संबंधित कब फल मिल सकते हैं, तो शुक्र में मंगल और मंगल में सूर्य, या सूर्य में मंगल और उसमें शुक्र, ऐसे ये जो 3 ग्रहों का कॉम्बिनेशन है इसमें विवाह संबंधित फल मिल सकते हैं। तो हुआ क्या कि इस जातक की जब सूर्य की दशा चली और उसमें भी जब मंगल का अंतर आया तो उस समय, और उस मंगल के अंतर में भी जब शुक्र का प्रत्यंतर आया तो उस समय जातक का विवाह हुआ। तो ये सिंपल सा है, ये टेक्निक काम कर रही है कि कब जातक का विवाह हुआ, तो जब सूर्य, और सूर्य में भी जब मंगल, क्योंकि मंगल राशि स्वामी है, और उसमें भी जब नक्षत्र स्वामी यानी कि शुक्र का प्रत्यंतर आया तो इस जातक का विवाह हुआ। लेकिन इस टेक्निक को आपको ऐसे सिंपल मतलब यूं ही नहीं इस्तेमाल कर लेना है। बाकी जो अन्य भी जैसे कि इवेंट निकालने की टेक्निक होती है उसको देखना है। जैसे बीपीएचएस हो गया, गोचर हो गया, क्योंकि नाड़ी संबंधित लोग गोचर पे बहुत ज़्यादा रिले करते हैं। और उस समय जब ये विवाह का, जब मैंने ये इनको फलादेश दिया था कि आपका इस समय विवाह हो सकता है, ऐसा नहीं कि कई फलादेश मेरे गलत भी गए हैं टाइमिंग संबंधित, लेकिन ये फलादेश मेरा इस टेक्निक पे काम किया था। वो इस पे काम किया था क्योंकि उस समय चर दशा इनकी मकर की चल रही थी, जिससे भी जो दारा कारक बनता है वो, उसको भी मैं आपको बाद में बताऊंगा, चर दशा पे भी वीडियो बनाऊंगा। दारा कारक जुपिटर जो है वो इनके सप्तम में आता है चर दशा से, तो उसमें भी, और उसमें भी जब मेष राशि का अंतर आया था तो विवाह हुआ था। और दूसरा गोचर में उस समय जो गुरु था वो शुक्र को देख रहा था, मतलब उस समय का गोचर शुक्र इनके 8वें भाव में उस समय चल रहा था, और लगन में भी शुक्र 8वें भाव में है। तो गुरु गोचर में उस समय 2020 में अप्रैल में जब इनका विवाह तय हुआ तब देख रहा था, और मंगल जो कि विवाह भाव का स्वामी है वो भी गोचर में शुक्र को देख रहा था। तो ये कई फैक्टर से इस जातक का इस समय विवाह कंफर्म हो रहा था। तो इसलिए मैंने कहा कि इस समय आपका विवाह हो सकता है। अब देखें कि जैसे कि कुछ और इसमें जैसे देखें कि इसी कुंडली में इनके नवम भाव में
मंगल केतु भी बैठे हैं, तो मंगल केतु से संबंधित क्या फल हो सकता है? नवम भाव में मंगल केतु बैठे हैं, यानी कि पिता संबंधित कुछ, पिता को हानि या ऐसा हो सकता है। तो इनकी जब केतु में मंगल का प्रत्यंतर आया था, जब ये छोटे थे उस समय, लेकिन फिर भी केतु का जब प्रत्यंतर आया था तो उस समय अब ओ केतु की दशा में मंगल का जब प्रत्यंतर आया था तो हुआ क्या था कि इनके पिता को चोट लग गई थी। इसमें खैर बहुत नक्षत्र देखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन ये सामान्य सी बात है जो मैंने आपको बताई। अब देखें कि दूसरी बात करते हैं कि क्या भाव का फल कब मिलेगा, मतलब भावेश का फल कब मिलेगा। देखें कि ये थोड़ा सा और ज़्यादा टेक्निकल है। जैसे कहने का मतलब है सूर्य की दशा चल रही है तो सूर्य जिस भाव का स्वामी है उससे संबंधित कब फल देगा। इसको समझने के लिए आप एक चीज अभी मैं आपको समझाता हूँ कि भाव मध्य क्या होता है, इसको आपको थोड़ा सा समझना होगा। जैसे समझे कि भाव मध्य होता क्या है। जैसे मान लीजिए कि कोई लग्न है, ठीक है, इसी लग्न की बात कर लेते हैं। ये तुला लग्न की कुंडली थी और इसका लग्न वही 24 डिग्री का था। तो 24 डिग्री जो हुई वो भाव मध्य की डिग्री कहलाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी ग्रह जो 24 डिग्री के करीब होगा वो उस भाव से संबंधित पूर्ण फल देगा। जैसे कोई ग्रह 22 डिग्री का है या कोई ग्रह 25 डिग्री का है तो वो भाव के बहुत ज़्यादा करीब है। और भाव शुरू कहाँ से हुआ, तो जो डिग्री है 24 डिग्री, उसमें से जब हम 15 डिग्री माइनस करेंगे जो कि 9 डिग्री समथिंग कुछ बचेगा, तो वहाँ से भाव शुरू होता है। तो हमेशा जो भाव मध्य है, जैसे मान लीजिए कि इनका जो ये जो कुंडली है इसमें तुला लग्न आया और इसका विशाखा नक्षत्र था, ठीक है। तो ये विशाखा नक्षत्र, क्योंकि ये लग्न नक्षत्र कहलाएगा विशाखा नक्षत्र, तो उसी तरीके से हर भाव का एक मध्य का नक्षत्र होगा, ठीक है। इसको कैसे देखना है, ये आप कुंडली में जो भी सॉफ्टवेयर में कुंडली बनाता है उसमें आप देख सकते हैं कि भाव मध्य के नक्षत्र दिए होंगे। जैसे लगन का नक्षत्र होता है वैसे हर भाव के मिड पॉइंट का नक्षत्र होता है, ठीक है। उसको आप नोट कर लीजिए कि हर भाव के मिड पॉइंट का नक्षत्र क्या है। जैसे कोई भाव खाली है तो इसका मतलब ये थोड़ा नहीं कि उस भाव से संबंधित कभी फल नहीं मिलेंगे। लेकिन इसमें आपको भाव में भी सम विभाजन पद्धति को अपनाना है, मतलब श्रीपति या केपी वाले केपी फॉलो करें, लेकिन जो सम विभाजन पद्धति है, इक्वल राशि जिसमें 4 ग्रह ही हर भाव में भाव नक्षत्र के स्वामी बनते हैं, उसको आपको अपनाना है। इसको भी अभी हम आपको उदाहरण देके बता देंगे कि कैसे इसको देखना है। लेकिन पहले समझिए कि भाव मध्य का नक्षत्र क्या होता है। जो ग्रह लग्न का नक्षत्र होता है, मतलब जो ग्रह लग्न की डिग्री होती है वही डिग्री हर भाव में जो स्पेसिफिक डिग्री आती है उस डिग्री पे जो नक्षत्र पड़ता है वही नक्षत्र कहलाता है भाव मध्य का नक्षत्र। भाव मध्य से अर्थ ये है कि लगन में जो डिग्री पड़ती है उससे 15 डिग्री पहले भाव स्टार्ट हो जाता है और उसके 15 डिग्री बाद भाव खत्म हो जाता है। मतलब ये कि जो भी ग्रह लग्न की डिग्री के करीब बैठेगा वो ग्रह पूर्ण फल देने वाला होगा, और जो भी भाव स्टार्ट या भाव अंत की डिग्री के करीब, जैसे इस कुंडली में 24 डिग्री का लगन था अभी इससे पहले वाली कुंडली जो मैंने आपको दिखाई थी, तो उस कुंडली में यदि कोई ग्रह 9 डिग्री के करीब बैठेगा तो वो भाव के शुरुआत में है या भाव के अंत में है। लेकिन कोई ग्रह जैसे कि 22 डिग्री या 25 डिग्री का होगा तो फिर वो भाव के पूर्ण फल देगा। जैसे इसमें देखें कि जैसे पहले भाव का जो मध्य था वो विशाखा नक्षत्र हुआ, ठीक है, तुला लग्न में। उसके बाद जो दूसरे भाव का मध्य का नक्षत्र होगा वो ज्येष्ठा होगा। तो विशाखा का स्वामी कौन होता है? विशाखा का स्वामी गुरु होता है। ज्येष्ठा का स्वामी बुध होता है। अब तीसरे भाव का स्वामी, जो तीसरे भाव का मध्य का नक्षत्र है, वो इसमें आया पूर्वाषाढ़ा। पूर्वाषाढ़ा का स्वामी एक तरीके से शुक्र होता है। नक्षत्र स्वामियों को जो भी भाव के मध्य के नक्षत्र हैं उसको आपको नोट कर लेना है। उसके बाद चौथे भाव में इनका धनिष्ठा आया, मतलब चौथे भाव के मध्य का जो नक्षत्र आया वो धनिष्ठा होता है, उसका स्वामी मंगल होता है। तो ये जो होता है इसको आप भाव मध्य के नक्षत्र से समझ सकते हैं कि भाव मध्य का नक्षत्र मतलब क्या होता है, ठीक है। इसको जैसे आपने नोट कर लिया, अब आगे बात करते हैं। जैसे देखें कि ये जो कुंडली है जो अभी मैंने आपको दिखाई थी, फिर से इसको देखते हैं। जैसे इस कुंडली में सूर्य की दशा चल रही है, तो सूर्य किस भाव का स्वामी है? सूर्य 11वें भाव का स्वामी है। 11वां भाव खाली है, तो इसका मतलब ये थोड़ा नहीं है कि 11वें भाव का फल जातक को नहीं मिलेगा। सूर्य की दशा में भी 11वें भाव का फल मिलेगा, क्योंकि सूर्य 11वें भाव का स्वामी है और बली होकर सप्तम में बैठा है। तो जैसे अभी हमने भाव मध्य के नक्षत्र के बारे में बात की थी, तो इनका भाव मध्य का जो नक्षत्र आएगा, 11वें भाव का जो भाव मध्य का नक्षत्र है वो पूर्व फाल्गुनी बनेगा। पूर्व फाल्गुनी
मतलब पूर्व फाल्गुनी का स्वामी कौन होता है? पूर्व फाल्गुनी का स्वामी शुक्र होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब भी कभी, जैसे ग्रह के बारे में हमने बात की थी कि ग्रह के नक्षत्र स्वामी के अंतर्दशा आएगी तो भाव संबंधित फल मिल सकता है, उसी तरीके से जब भी कभी सूर्य में शुक्र की अंतर्दशा आएगी या शुक्र में सूर्य की अंतर्दशा आएगी तो उस समय 11वें भाव संबंधित फल मिल सकता है, क्योंकि वो दोनों ग्रह जो होते हैं भाव नक्षत्र का स्वामी और राशि स्वामी, दोनों ग्रह मतलब फल देने में सक्षम होते हैं। ये बात हो गई। इसको दूसरे इसी कुंडली में जैसे समझ लेते हैं कि जैसे मान लीजिए कि लगन नक्षत्र का स्वामी विशाखा था, ठीक है, विशाखा का स्वामी गुरु होता है। तो गुरु में जब और शुक्र जो कि उस लग्न का स्वामी है, तो जब भी कभी शुक्र में गुरु या गुरु में शुक्र आएगा तो व्यक्ति को लग्न संबंधित फल मिल सकते हैं। लग्न संबंधित क्या फल होंगे? जैसे कि व्यक्ति हो सकता है कि उसका समाज में मान सम्मान बढ़े, स्वास्थ्य ठीक रहे और वो मतलब बेहतर कार्य करे, उस समय जो कार्य करे उसको बाद में बहुत प्रगति मिले। 11वें भाव संबंधित जो फल मैंने बताया, जैसे कि उस समय जैसे सूर्य में जब शुक्र आएगा या शुक्र में सूर्य, तो व्यक्ति को लाभ हो सकता है। लेकिन इसको आपको मतलब ऐसे एकदम से देखते हुए नहीं लगा देना है, बाकी जो अन्य नियम है उनको भी लगाना है। जैसे अन्य नियम क्या है, तो जैसे गोचर भी आपको देख लेना है कि उस समय जैसे हमने अभी बात की कि 11वें भाव का फल मिल सकता है, तो देख लें कि गोचर में गुरु 11वें भाव को देख रहा है या फिर 11वें भाव को स्वामी को देख रहा है। जो भृगु चक्र पद्धति होती है, भृगु चक्र पद्धति पर भी मैंने वीडियो बनाया है, उस समय वो भाव तो नहीं एक्टिव हो रहा है। मतलब इसको आपको 2-3 पैरामीटर से चेक करना है, तभी आपको फलित करना है, क्योंकि ज्योतिष में कोई एक नियम कभी भी पूर्णता कार्य नहीं करता है। हर नियम की अपनी अपनी वैल्यू होती है और जब कई नियम एक बात को कहते हैं तब उस भाव या उस भाव संबंधित फल की प्रिडिक्शन होती है। लेकिन इसमें आपको ये जरूर ध्यान रख लेना है, जो पहले वाले नियम में था कि ग्रह भाव को बना रहा है या बिगाड़ रहा है। जैसे मान लीजिए कि किसी का केतु बैठा है 7वें भाव में और वो मान लीजिए कि ज्येष्ठा नक्षत्र में बैठा है वृश्चिक राशि में, आप कह रहे हैं कि मंगल में केतु की दशा में विवाह हो सकता है। अरे कैसे विवाह हो सकता है? केतु विवाह का कारक है, वो वृश्चिक राशि में बैठा है, हो सकता है कि उस समय जातक का जो विवाह पहले से तय हो रहा हो वो भी टूट गया हो, या वैवाहिक जीवन में हो सकता है तलाक हो जाए। तो ग्रह के कारकत्व को कभी इग्नोर नहीं करना है, आपको हमेशा उस भाव संबंधित अच्छे फल की प्रिडिक्शन नहीं करनी है, बल्कि ग्रह के कुंडली के लिए वो कारक बनता है या कारक बनता है, इनसे संबंधित फल देख करके ही प्रिडिक्शन करनी है। और दूसरी चीज की, यदि भाव में कोई ग्रह नहीं बैठा है तो हमेशा जिस ग्रह की दशा चल रही है वो जिस भाव का स्वामी है उसको देख लें, उसके मध्य के नक्षत्र को देख लें। जब भी उस ग्रह में उसके मध्य के नक्षत्र के स्वामी की दशा आएगी तो फिर उसका फल जो है वो जातक को मिल सकता है। लेकिन इसको गोचर में भी एक बार वेरीफाई कर लें, चर दशा और जो बीपीएच वो भृगु चक्र पद्धति होती है उसको भी देख लें। और इन जब 3-4 पैरामीटर से आप वेरीफाई कर लेंगे और फिर भी उसी फल की ओर कुंडली संकेत कर रही है तो निश्चित ही वो फल जातक के साथ घट सकता है। आशा करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आई होगी, और यदि ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।